हेलो रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और फिर से स्वागत है एक बार फिजिक्स वाला के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे आपका शिखर बैच में। तो शिखर बैच में एक नया चैप्टर आया है आज आपके लिए और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत प्यारा सा चैप्टर बोलने का मतलब ये है कि जो भी चैप्टर होता है हमारे पूरे बुक में उसका कुछ ना कुछ मोटो होता है, मतलब होता है कि अगर हम पढ़े लिखे हैं, एग्जाम क्रैक करेंगे सेकेंडरी है, लेकिन अगर हम पढ़े लिखे हैं तो कम से कम हमें पढ़े लिखे होने का मतलब हमें पता होना चाहिए कि आखिर में हम पढ़े लिखे हैं तो समाज के बारे में, तमाम चीजों के बारे में हम क्या जानते हैं। जो आज का हमारा चैप्टर है पढ़ने का वो है खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं उसकी कार्यनीति, कि खाद्य उत्पादन में वृद्धि कैसे करें और उसके लिए क्या कार्यनीति हमारी होनी चाहिए। इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो पहले तो हम जानेंगे खाद्य उत्पादन में वृद्धि। खाद्य की बात कर लें कि भैया खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है हमें और क्यों करना है और इसकी क्या कार्य वृद्धि, क्या कार्य नीति होगी, हम कैसे उत्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन कोई भी चैप्टर हम पढ़ने जाते हैं जब, तो हमारा एक मोटो होता है कि भैया क्यों, क्या कारण है कि हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम क्या सीखेंगे। ये बात जरूर ध्यान में रखिए। कोई भी चैप्टर हो, एग्जाम में आए, अलग बात है कि आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे होते हो, लेकिन हर बुक का हर चैप्टर आपको कुछ ना कुछ आपके जिंदगी में ऐड करके जाता है ज्ञान। और इसी पर्पस से अगर आप पढ़ेंगे कि नहीं मुझे इस चैप्टर से कुछ सीखना है, क्यों, क्योंकि हम एक पढ़े लिखे नागरिक हैं, तो जरूर वो चैप्टर आपको कुछ ज्ञान देके जाएगा और आपके एग्जाम्स में भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो हम जानना चाहते हैं कि आखिर में उत्पादन में वृद्धि करने की जरूरत क्या है और इसके लिए कार्य नीति क्या बनेगी। तो पहले हम जानेंगे कि ये चैप्टर पढ़ने की हमें जरूरत क्यों पड़ी। तो इसमें चूंकि हम जूलॉजी वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम पढ़ेंगे पशुपालन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? इस पूरे टॉपिक में हम पशुपालन का जिक्र करेंगे कि पशुपालन क्यों करते हैं, क्या मतलब है। अल्टीमेटली ये चैप्टर तो हमें सिखाता है कि भैया हमें खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना है। और खाद्य उत्पादन की बात करें कि खाद्य पदार्थ हम किससे किससे प्राप्त करते हैं, तो हम जानते हैं कि हम पादपों को भी खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल करते हैं और एनिमल्स को भी इस्तेमाल करते हैं। खाद्य पदार्थ के अलावा हम एनिमल्स या पादपों का और भी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं, इसी बात को हमें पढ़ना है। लेकिन इस पार्ट में हम केवल डिस्कस करेंगे किसके बारे में? पशुपालन के बारे में, कि पशुओं से खाद्य पदार्थ हम कैसे प्राप्त करते हैं। लेकिन इस चैप्टर पढ़ने का जो मोटो है, इस चैप्टर पढ़ने का जो मोटो है, पशुपालन को हम एनिमल हस्बेंड्री बोल सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे, हम जानेंगे कि कैसे हम पशुपालन करते हैं और क्या क्या हमारा कौन कौन सी कार्यनीति अपनाते हैं ताकि जो भी पशुपालन जिस भी पर्पज से हम कर रहे हैं उसका उत्पादक बढ़ा सके हम। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर में चैप्टर पढ़ाया क्यों जा रहा है या इसको पढ़ना क्यों जरूरी था एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते। तो चलिए हम एक डायग्राम बनाते हैं और उसके थ्रू कुछ समझाने का प्रयास करते हैं आपको। सपोज करिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कि ऐसा हमने एक फील्ड बनाया, हमने बनाया, मान लीजिए कोई देश है, कोई जगह है या कोई लोकल जगह ही है, कोई गांव ही है, कोई नगर है, कोई जिला है या कोई देश है या कोई प्रदेश है, ऐसा मान लीजिए। तो मान लीजिए यहां पे कुछ जगह पे, मान लीजिए इतने जगह का हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? घर में, यानी रखने रहने में, घर में इस्तेमाल करते हैं। और इतने जगह पे हम क्या करते हैं? कृषि करते हैं। क्या करते हैं? कृषि करते हैं। पहले हम समझा रहे हैं आपको कि ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन आपको भी पता है कि हमारी पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, हमारी जनसंख्या जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। और जनसंख्या जब दिन प्रतिदिन बढ़ेगी तो दो चीजें डिमांड में आएंगी। कौन कौन सी चीजें हैं? दो। एक तो रहने के लिए जो घर था वो हमें बनाना पड़ेगा और ज्यादा, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ेगा रहने के लिए घर चाहिए, और रहने के लिए घर चाहिए तो हम इस्तेमाल किसका करेंगे? जो लैंड हम कृषि के लिए इस्तेमाल करते थे उन्हीं पे हम क्या करेंगे? अपना घर बनाएंगे। पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन कृषि योग्य जो जगह थी वो कम हो रही है। पॉपुलेशन के बढ़ने से नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ रहा है, लेकिन जिस पे हम कृषि करते थे, जो हमारा संसाधन था, वो कम हो रहा है। इस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कंडीशन को बैलेंस करने के लिए बस एक ही चीज हमें दिखेगा कि भैया जो भी हमारे पास कृषि के लिए अवेलेबल लैंड है, जो भी जगह है, उस पे हम अपनी उत्पादकता अगर बढ़ाएं तभी इस बढ़ते हुए पॉपुलेशन के डिमांड को हम फुलफिल कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। यही तो होगा हमारा तरीका
यानी प्राइमरी फोकस होगा क्या, उत्पादन में वृद्धि, चाहे हम एनिमल से फूड ऑब्टेन कर रहे हो या पादप से ऑब्टेन कर रहे हो, तो उत्पादन में वृद्धि हमारा पहला टारगेट होगा। क्यों भैया, क्यों? क्योंकि कंडीशन ये आन पड़ी है कि हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो लिमिट रिसोर्सेस हैं उसी पे हमें घर भी बनाना है और उसी पे हम कृषि भी करते हैं। तो जरूरी हो गया कि जब घर बनाने लगे हम और कृषि योग्य जो जमीन थी वो कम पड़ने लगी, तो जो कृषि योग्य जमीन बची उसी जमीन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हम चाहेंगे। यही तो टारगेट होगा हमारा, यही तो टारगेट होगा। चलिए, यही टारगेट होगा तो उत्पादन में हम वृद्धि की बात करेंगे। वृद्धि के लिए उत्पादन में किसके किसके वृद्धि की बात इस चैप्टर में की गई है, तो इसमें उत्पादन में वृद्धि की बात की गई है पादपों के बारे में, कि भैया पादप से जो भी हम खाना ऑब्टेन कर रहे हैं, जो भी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, उसके उत्पादन में क्या क्या वृद्धि के तरीके हैं, कैसे हम वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है सोर्स भैया, दूसरा एनिमल ऑरिजिन है, यानी पशु। पशुओं से भी हम ऑब्टेन करते हैं, पशुओं से भी हम फूड ऑब्टेन करते हैं और भी हमारा पर्पज फुलफिल होता है पशु से, यानी इनका भी रख रखाव हमें करना होगा। हम बात करेंगे केवल पशु की, यानी पशुधन की। इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पशुधन की, जिसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं। चलिए हम जानते हैं पशुधन होता क्या है। पशुधन होता क्या है, पशुपालन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन पहले हम जिक्र कर ले पशुधन क्या होता है, जिसे कि हम बोलते हैं क्या, लाइव स्टॉक। क्या बोलते हैं भैया, लाइव स्टॉक। पहले इस दो चीजों को हम जानते हैं। पहले हम समझ ले कि भैया पशुधन अगर हम कहीं बोलेंगे तो आपके जेहन में क्या होना चाहिए। पशुधन अगर हम बोलेंगे तो आपके जेहन में क्या बन के आना चाहिए। पशु और धन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स, ऐसे पशु जिनका इस्तेमाल, ऐसे पशु जिनका इस्तेमाल हम प्रॉफिट ऑब्टेन के लिए करते हैं, प्रॉफिट प्राप्त करने के लिए करते हैं। यानी कहने का सीधा सा मतलब है, ऐसे पशु जिनका रख रखाव हम इसलिए कर रहे हैं, इस पर्पस से कर रहे हैं, कौन से हम प्रॉफिट ऑब्टेन कर सकें। प्रॉफिट किस तरह से, तो प्रॉफिट, अब देखिए पशुओं का इस्तेमाल होता कहां है, लगभग सभी लोग परिचित होंगे। सभी लोग परिचित होंगे कि पशुओं का इस्तेमाल या तो हम दूध के लिए करते हैं, अंडों के लिए करते हैं, या उनसे बनाए हुए किसी प्रोडक्ट, लाइक अगर एग्जांपल दें तो सिल्क हो गया, या हम हनी के लिए ऑब्टेन करते हैं, या हम अंडे के लिए ऑब्टेन करते हैं, या तो उनको श्रम में हम यूज करते हैं, या तो कुछ लोग मांस के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही चीजें जो है हम पशुओं से ऑब्टेन करते हैं। मांस के लिए जो इस्तेमाल करते हैं वहां से खाना मिलता है। अब हम पशुधन को इस्तेमाल करते हैं कहीं श्रम में, कहीं उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जो है, जैसे हनी हो गया, हनी पड़ा होगा, शहद पड़ा होगा, ये तमाम चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। और हमारा पर्पज जब प्रॉफिट का हो तो इसी पशुपालन को हम पशुधन यानी लाइव स्टॉक कहते हैं। तो जो भी पशु का इस्तेमाल कर रहे हैं हम प्रॉफिट ऑब्टेन करने के लिए, हमारा एक प्रयास होगा, हमारा एक प्रयास होगा कि इनकी क्वालिटी बेहतर हो, गुणवत्ता बेहतरीन होनी चाहिए, गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, इनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, और जो भी ये प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अच्छे क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें, यानी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। हम दोनों पे ध्यान देंगे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों बढ़ा के हम क्या कर सकते हैं, अपने पशुधन से ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए क्वालिटी अच्छी है तब भी हम प्राप्त कर सकते हैं, और क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है जो भी पशुधन जिस पर्पज से हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तब भी हमें प्रॉफिट होगा। यही हमारा पर्पज होगा कि हम कैसे गुणवत्ता बढ़ाएं या कैसे मात्रा बढ़ा लें इनके द्वारा प्रोड्यूस प्रोडक्ट का। अगर हम मांस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा मांस कैसे प्राप्त करें, अगर हम श्रम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम कैसे ज्यादा से ज्यादा श्रम उनसे करा सकें। तो जिस पर्पज से हम पशुपालन कर रहे हैं उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना,
जरूरत क्यों पड़ी? एक कंसर्न है, आप अपने बुक में पढ़े होंगे कि लगभग हम देखें तो भारत और चीन की बात करें तो केवल पूरे वर्ल्ड में भारत और चाइना को मिला लिया जाए तो लगभग 70% जो हमारा पशुपालन या पशुधन है इनके द्वारा रखा गया है। 70% पशुधन यानी पशु जो है हम पालन करते हैं, कौन? भारत और चीन मिलके। लेकिन इनके द्वारा जो शेयर है, इनके प्रोडक्ट का शेयर है मार्केट में, लगभग पूरे वर्ल्ड में बात करें तो 70% जो पशुधन है वो 30% शेयर करते हैं, जो भी पशुधन से प्रॉफिट है या जो भी इनके द्वारा प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करते हैं। ये बहुत चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि बचा हुआ जो 30% अन्य जगहों पे इस्तेमाल किया यानी पशुधन है, बचा हुआ 30% पशुधन जो है वो जितने भी प्रोडक्ट हैं उनका 70% कंट्रीब्यूशन इस 30% वालों का है। एक कंसर्न है कि अगर हम इतना पॉपुलेशन यानी इतना लाइव स्टॉक अपने पास रखे हैं कि हमारा 70% लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन ओनली 30% है, और जहां पे 30% लाइव स्टॉक है उनका कंट्रीब्यूशन अगर 70% है, तो कहीं ना कहीं हमारे यहां क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों मिसिंग है। कहीं ना कहीं हम बात करना होगा कि कैसे इस 70% को हम बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर सकें ताकि हम लाइव स्टॉक में जो प्रॉफिट परसेंटेज है उसको बढ़ा सकें। दिख रहा होगा आपको और आपने अपनी किताब में पढ़ा भी होगा। तो इसी पर्पस से हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी हमारे पास पशुधन है, जिस फॉर्मेट में हम इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा फॉर्मेट है पहले ये समझ लेते हैं कि हम किन किन जगहों पे हम एनिमल्स का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पहला है एनिमल हस्बेंड्री। क्या है भैया? एनिमल हस्बेंड्री। इसी के अंतर्गत में हम पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत में ही पढ़ेंगे कौन कौन से एनिमल का हम रख रखाव करते हैं और उनसे क्या ऑब्टेन करते हैं। तो उसमें डेयरी प्रोडक्शन पढ़ा होगा आपने, दुग्ध उत्पाद। और क्या पढ़ते हैं हम लोग भैया? दुग्ध उत्पाद के बाद हम कुक्कुट उत्पाद, पोल्ट्री फार्म, कुक्कुट उत्पाद। फिर हमारे पास क्या है भैया? कुक्कुट उत्पाद के बाद हम शहद यानी हनी बी पढ़ते हैं, एपीकल्चर जिसे कहते हैं, एपीकल्चर ही लिख लेते हैं, एपीकल्चर। और हमारे पास चौथा जो है मत्स्य उत्पाद, मत्स्य पालन जिसे कहते हैं। हमें इन 4 चीजों के बारे में डिस्कस करना है। और जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं एनिमल हस्बेंड्री में, या हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करें, हम पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात करें, हम एपीकल्चर की बात करें, या हम पीसी कल्चर की बात करें, हमारा ध्यान यही होगा कि जो भी हम एनिमल हस्बेंड्री यानी प्रबंधन कर रहे हैं पशुधन में, पशुधन का जो प्रबंधन कर रहे हैं हम कैसे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट शेयर आपको दिख रहा है, हम ये बार बार बोल रहे हैं कि इंडिया और चाइना के पास अगर लाइव स्टॉक देखें तो 70% लाइव स्टॉक केवल इंडिया और चाइना के पास है, लेकिन इनका जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड इनके प्रोडक्ट का वो है 30%, और पूरे वर्ल्ड के रेस्ट 30% जो लाइव स्टॉक है वो कंट्रीब्यूट करते हैं 70% अपने किस्मा जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें। तो एक बेहतर कंसर्न का विषय है कि आखिर में 70% का कंट्रीब्यूशन क्यों 30% है, या इस 30% का कंट्रीब्यूशन कैसे 70% है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हमारा कंसर्न है कि अगर हम प्रोडक्शन बढ़ा लें, प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकते हैं? तो प्रोडक्शन 2 तरीकों से बढ़ा सकते हैं, या तो क्वांटिटी बढ़ा लें या तो क्वालिटी में इंक्रीज कर लें। अब हमारे पास जो एनिमल हस्बेंड्री के जो 4 तरीके दिए हुए हैं, 4 तरीकों में हम डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ेंगे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट करेंगे, एपीकल्चर पढ़ेंगे और मत्स्य पालन पढ़ेंगे। हमारा पर्पज यही होगा। हमारा पर्पज क्या होगा? यही होगा कि हम कैसे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ा लें, कैसे क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ा लें। तो पहले हम बात करेंगे डेयरी फार्म मैनेजमेंट की। इसकी बात करेंगे भैया दुग्ध उत्पादन या दुग्ध डेयरी फार्म मैनेजमेंट। डेयरी फार्म मैनेजमेंट की बात करने वाले हम इसमें दुग्ध उत्पाद प्रबंधन, दुग्ध उत्पाद
प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे। इसे रटने से ज्यादा जरूरी है कि आप इससे समझ सके। दुग्ध उत्पाद प्रबंधन के बारे में पढ़ेंगे इसमें, और हम बार बार बोल रहे हैं कि इसको रटने से बेहतर होगा कि आप इसे समझें। समझेंगे तो आप डेफिनेटली आंसर कर ले जाएंगे, चाहे वो कोई एग्जाम हो। और जो रटने वाला पार्ट है वो हम लोग लिख लेंगे, जो एग्जाम्पल्स होंगे कि किनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खुद आप सोचिए कि अगर आप दुग्ध उत्पादन करते हैं तो जिस भी पशु का इस्तेमाल करते होंगे आप, उनका रख रखाव, देखभाल, क्वालिटी कैसे बढ़ाएं, बेहतर ब्रीड कैसे रखें, इन्हीं सब चीजों का तो ध्यान रखते होंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक किसान हूं और मैंने सोचा कि मैं दुग्ध प्रोडक्शन या हम दुग्ध को अपने प्रॉफिट का जरिया बनाऊंगा, तो उसके लिए मुझे कोई ना कोई पशु रखना होगा, जिस पशु को भी हम सेलेक्ट करेंगे कि भैया यहां से दुग्ध हम ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं। तो जिस भी पशु को हम सेलेक्ट करेंगे और हमारा पर्पज क्या है, दुग्ध उत्पादन ही है, तो पहला तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी वैरायटी हमारे यहाँ पशु की है, जो ज्यादा से ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाली वैरायटी है, हम उसी वैरायटी को सेलेक्ट करें। पर्पज तो हमारा यही होगा। सिंपल सी बात है। अगर मांस का पर्पज होता तो हम उस पशु का इस्तेमाल करते जहां पे हम मांस जल्दी से जल्दी, यानी जहां ग्रोथ जल्दी हो सके, बॉडी मास जहां जल्दी बढ़ती हो, उसको हम इस्तेमाल करते। अंडे के लिए कर रहे होते तो भैया अंडा, लेकिन अभी हम बात करें दुग्ध प्रोडक्शन का। किसका बात कर रहे हैं भैया? दुग्ध प्रोडक्शन का, कि दुग्ध कैसे प्रोड्यूस करें और इसमें क्या ध्यान रखना होगा। तो पहले तो हम कराएंगे ब्रीडिंग। पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? ब्रीडिंग। पहले एक तो प्रॉपर ब्रीड होना चाहिए हमारे पास। पहला जो टर्म इसमें इस्तेमाल किया जाएगा वो है ब्रीडिंग। क्या है भैया? ब्रीडिंग। ब्रीड मतलब क्या होता है? वैरायटी। ब्रीड का मतलब समझिएगा, वैरायटी। वैरायटी मतलब समझ रहे होंगे हिंदी वाले भी। ब्रीड मतलब होता है वैरायटी। ब्रीडिंग कराना पड़ेगा। और ब्रीडिंग किसके बीच में हम चाहेंगे हो? ब्रीडिंग हमेशा सुपीरियर क्वालिटी के बीच में, उच्च गुणवत्ता वालों के बीच, उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं के बीच, क्योंकि हम उच्च गुणवत्ता, हाई क्वालिटी चाहते हैं। हम चाहेंगे कि हमारा जो भी पशुधन है वो उच्च गुणवत्ता वाला हो, तो उसके लिए हम प्रॉपर ब्रीडिंग कराएंगे बिटवीन द सुपीरियर वेराइटीज। सुपीरियर वेराइटी के बीच में ब्रीडिंग कराएंगे। दूसरा हमारे पास क्या होता है? वीडिंग। क्या होता है भैया? दूसरा हमारे पास होता है वीडिंग। वीडिंग क्या होता है भैया? तो वीडिंग का मतलब समझेंगे तो हम इंफीरियर वेराइटी, जो निम्न गुणवत्ता वाले हैं, निम्न गुणवत्ता वाले पशुओं को हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। क्योंकि हमारा पर्पज क्या है भैया? हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हमें ऑब्टेन हो। तो पहला पर्पज तो हमारा ये होगा ना। जैसे मान लीजिए कि आप क्या करेंगे, आपसे बोल दिया जाए कि एक किताब है मार्केट में जिसको पढ़ने से यार सारे क्वेश्चन हल हो जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके लिए तो उच्च गुणवत्ता हो गई उसकी, तो आप बाकी जितने किताब हैं जो पढ़ने से शायद कम नंबर आ रहे थे, आप उसको हटा देंगे। तो हमारे पास दो तरीके हैं कि प्रॉपर ब्रीड ऑब्टेन करना है, ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा ब्रीड करा के बिटवीन टू सुपीरियर स्पीसीज, दो सुपीरियर स्पीसीज के बीच में हम ब्रीड कराएंगे ताकि हमें बेहतर ब्रीड मिल सके। और हमारे पास जो इंफीरियर ब्रीड है, निम्न गुणवत्ता के हैं पशु, उनको हम हटा देंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि फीडिंग कराएं, ब्रीडिंग कराएं। अब क्या करेंगे भैया? ब्रीडिंग करा लिया, वीडिंग करा लिया, अब हम जो भी गुणवत्ता, उच्च गुणवत्ता वाला पशु रखे हैं उसकी फीडिंग अच्छी कराएंगे। फीडिंग मतलब क्या होता है? जैसे फोडर, चारा, अच्छे क्वालिटी का चारा प्रोवाइड कराएंगे। भैया खाना खिलाओगे कि नहीं? अच्छे क्वालिटी का चारा हम देंगे। अच्छे क्वालिटी का चारा। भैया हमने सुपीरियर वैरायटी तो सेलेक्ट कर ली है और हमारा पर्पज क्या है कि हम ज्यादा से ज्यादा हम उससे प्रॉफिट ऑब्टेन करना चाहते हैं। तो चाहे जो भी होगा, प्रयास हमारा होगा ना कि उसका फीडिंग भी अच्छा हो। जैसे आप बोलते हैं ना कि न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन, क्योंकि अगर हम किसी चीज से, किसी भी पशु से कोई प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहे हैं, चाहे कोई प्रोडक्ट ऑब्टेन कर रहे हैं, तो पहला तो प्रयास हमारा ये रहेगा कि उसका न्यूट्रिशन हम बेहतरीन रखें। आप एक किसान बन के सोचिए, आप एक किसान बन के सोचिए तो आपको खुद ही लगेगा कि अगर किसी एनिमल को आप अपने घर रखा है और उसको किसी पर्पस से रखा है, तो उसको जिस पर्पस से रखा होगा उसमें बेहतर इंप्रूवमेंट चाहते होंगे आप।
अगर दूध के लिए रखा है तो केवल ऐसा तो है नहीं कि दूध निकाल लिया, भैया उसके खाने पीने का भी तो प्रबंधन करते हो, आप हमेशा चेक करते हो कि उसे कोई बीमारी ना हो, उसका हमेशा रख रखाव की व्यवस्था करते हो, बेहतर हाइजीन मेंटेन रखते हो कि भैया जहां रहे साफ सुथरी जगह रहे, साफ सुथरी जगह रहेगा जो भी एनिमल है तो बीमार नहीं पड़ेगा, और बीमार नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट हमारा बढ़ता रहेगा। यानी प्रॉपर रख रखाव जरूरी है, तो इसे हम कहते हैं हीविंग, हीडिंग बोलते हैं। साफ सुथरा कंडीशन यानी हाइजीन बनाए रखना। या रख रखाव का उचित प्रबंध, रख रखाव का उचित प्रबंध। यानी चार चीजें तो हमें बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा कि बेहतर ब्रीड हो हमारे पास, जो भी ऑर्गेनिज्म है, हम निम्न गुणवत्ता वाले पशुओं को निकाल देंगे उसमें से, फिर क्या करेंगे, उनके अच्छे क्वालिटी का चारा उनको प्रोवाइड करेंगे, भैया न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, तभी कहीं ना कहीं हमें वो ज्यादा से ज्यादा जो भी प्रोडक्ट हम उनसे ऑब्टेन करने वाले हैं वो हमें देंगे। फिर हम क्या करेंगे भैया, उनके रख रखाव की उचित व्यवस्था करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि गंदगी में रख देंगे, गंदगी में रख देंगे तो बीमारी से एक्सपोजर का चांस बढ़ जाएगा, और बीमारी यानी डिजीज जो कंडीशन है जिसमें हम नॉर्मल जितना कर सकते हैं उतना नहीं कर पाते, तो यहां तो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन करना है, तो हमारे लिए प्रोडक्ट ही क्या है, क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जो भी है। तो ये चार चीजें तो हम बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे, साथ साथ ये ध्यान रखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका हेल्थ केयर यानी प्रॉपरली उसका हेल्थ चेकअप कराया जाए। एकदम जनरल लाइफ की बातें, जब आप इसे पढ़ने के पर्पस से याद करने लगते हैं या याद करने के पर्पस से पढ़ने लगते हैं तो हमें यही सब्जेक्ट लगने लगता है। अदरवाइज अगर इसको फील करके पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि अगर एक पशु आप पाल रहे हैं, जैसे बहुत लोग डॉग लवर होते हैं, तो अपने घर में जब डॉगी पालते हैं तो देखते होंगे क्या क्या करते हैं भैया, उनके खाने पीने की समुचित व्यवस्था करते हैं, उनके रहने के लिए साफ सुथरी जगह रखते हैं, हम प्रयास करते हैं कि जो भी कुत्ता हमने पाला वो बेहतर ब्रीड का हो, उसके अंदर कोई बीमारी ना हो, उसका प्रॉपर चेकअप कराते रहते हैं। जबकि हम रखे हैं लाइव स्टॉक के पर्पस से नहीं, बस अपने इंटरटेनमेंट के पर्पस से या अपने प्रोटेक्शन सेफ्टी के पर्पस से, तब भी हम उसका रख रखाव करते हैं। लेकिन जब इसी को हम प्रॉफिट के पर्पस से रखेंगे तो हमें इन सब चीजों का ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो पहला है हेल्थ केयर का ध्यान रखेंगे भैया, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे, रख रखाव की उच्च व्यवस्था, जो भी वैरायटी हम रख रहे हैं उसके रहने के लिए क्या सुटेबल कंडीशन है उसको जरूर मेंटेन करेंगे, उच्च व्यवस्था। यहां पे अगर हम लिख दे ब्रैकेट में कि भैया सुटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन भी हमें देना पड़ेगा। क्यों भैया, क्यों देना पड़ेगा, इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि इस बच्चे से मुझे क्या प्रॉफिट ऑब्टेन करना है, तो हम चाहेंगे कि ये बेहतर तरीके से रहे, बेहतर तरीके से इसकी सारी व्यवस्था करें। फिर क्या होगा भैया, हम चाहेंगे कि डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हो, बीमारी से फ्री हो, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी हो। और क्या करेंगे भैया, ह्यूमन होने के नाते हम एक काम और कर सकते हैं कि प्रॉपर विजिट टू डॉक्टर या रूटीन विजिट बोल सकते हैं। अच्छा, इतना जो हमने पढ़ा अभी तक उसमें कौन सी ऐसी बात थी जो आपको पता नहीं थी? पता सारी बातें थी कि भैया हम पशु पालन करने वाले हैं, एनिमल हस्बेंड्री करने वाले हैं, हमारा पर्पज कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी पर्पज होगा तो हम कैसे ऑर्गेनिज्म या कैसे एनिमल को रखना पसंद करेंगे? तो भैया सिंपल सी बात है कि हमारे पास एनिमल जो होना चाहिए वो अच्छे वैरायटी का, उच्च गुणवत्ता का होना चाहिए। हम निम्न गुणवत्ता का रखेंगे ही नहीं भैया। उच्च गुणवत्ता का हमने पशु रख लिया, हमें उससे ज्यादा क्या करना है, प्रॉफिट ऑब्टेन करना है, तो हम उसके खाने पीने रख रखाव की उचित व्यवस्था करेंगे, सुटेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि भैया वो सही तरीके से रहे, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब वो प्रॉब्लम में नहीं होगा तो अपना बेस्ट देगा।
फिर क्या भैया, उसका हेल्थ केयर करेंगे, देखेंगे कोई डिजीज तो नहीं है, कोई बीमारी तो नहीं है, और इसके लिए हमें प्रॉपर विजिट करना पड़ेगा डॉक्टर को। इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी जो आपको पता नहीं थी, बस एक सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं तो इसे याद कर रहे होते हैं। ठीक है भैया, इतनी बात कर लिए हम लोग, इतनी बात कर लिए तो अब आगे क्या करेंगे। अब हमारे पास देखते हैं कि हम किन किन वेराइटीज का इस्तेमाल करते हैं। आपके एनसीईआरटी में कुछ वेराइटीज का जिक्र किया गया है। हम पढ़ रहे हैं क्या, डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारे यहाँ कुछ वेराइटीज हम इस्तेमाल करते हैं गाय की या भैंस की, जो हमें ज्यादा से ज्यादा दूध प्रदान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के ब्रीड की बात कर लें, कि इंडिया में बात कर लें, किसकी बात कर लें भैया, इंडिया में, भारत की बात करें, तो भारत में हम देखें तो हम दो तरह से लाइव स्टॉक का इस्तेमाल करते हैं। एक को बोलते हैं ड्रॉट, इंडिया में ड्रॉट, क्या भैया, ड्रॉट हो गया। ड्रॉट किसे कहते हैं भैया, पहले तो ये जानेंगे। तो हम बोलते हैं कि ये भार ढोने के लिए जिन पशुओं को हम पालते हैं, भार ढोने के लिए, भार ढोने के लिए, यानी हम बोलते हैं बीस्ट फॉर बर्डन, बीस्ट फॉर बर्डन, यानी भार ढोने के लिए पशुओं का इस्तेमाल जब हम कर रहे हो, तो इसमें भार ढोने के लिए ड्रॉट क्वालिटी जो इंडिया में इस्तेमाल की जाती है, ड्रॉट, ड्रॉट याद रहे, ड्रॉट मतलब जिसको हम भार ढोने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसे हम ड्रॉट बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रॉट वैरायटी बोलते हैं। जो आपके एनसीईआरटी में जिक्र किया गया है, दो तरह के चीजों का जिक्र किया गया है, कौन कौन सा भैया, तो मालवी, मालवी और नागेरी, मालवी और नागेरी जो नस्ल है, मालवी और नागेरी जो नस्ल है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं, इंडियन वैरायटी है, इसका इस्तेमाल करते हैं भार ढोने के लिए। किसके लिए भैया, भार ढोने के लिए। अब हमारे पास दूसरा वैरायटी होता है मिल्च, दूसरा क्या है भैया, मिल्च। मिल्च मतलब क्या हो गया, या मिलकर बोलते हैं इसे, मिल्च या मिलकर बोलते हैं। मिल्च वो स्पीसीज हैं जिनका इस्तेमाल, वो वेराइटीज हैं जिनका इस्तेमाल हम दुग्ध प्राप्त करने के लिए करते हैं, दुग्ध प्राप्त करने के लिए। सिंपल सी बात है, भार ढोने के लिए हम ऑस्ट्रेलिया से तो लाएंगे नहीं, तो दुग्ध प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम मिल्च बोलते हैं। दुग्ध प्राप्त करने के लिए जो मिल्च है उसमें हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, वैरायटी जो काऊ की है हमारे यहाँ, वो गिर है, क्या है भैया, गिर। फिर क्या है, देवनी है, गिर है, देवोनी है, और क्या है, साहीवाल, नाम सुना होगा आपने। इन वैरायटी जो काऊ की यानी गाय की ये वैरायटी हैं, हमारे इंडिया की वैरायटी हैं, और इनका इस्तेमाल हम दूध ऑब्टेन करने के लिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम पशु का इस्तेमाल दो तरीके से कर सकते हैं, हमने बताया था पहले ही। एक तो पशु, या हम गाय की ही बात कर लें, गाय की भाषा में बात कर लें, तो जो कैटल्स है हमारे यहाँ, उनका हम दो तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो भार ढोने के लिए या तो दूध ऑब्टेन करने के लिए। तो जो भार ढोने के लिए होता है, हमारे पास जो इंडियन वैरायटी है उसमें दो वैरायटीज का इस्तेमाल करते हैं, मालवी और नागेरी, मालवी और नागेरी। मिल्च मतलब क्या होता है, ऐसे पशुधन जिससे हम दूध ऑब्टेन करते हैं। तो काऊ की वो वैरायटी जिससे हम दूध ऑब्टेन करते हैं, जो कि इंडियन ब्रीड है, जिसका नाम है गिर, देवोनी और साहीवाल। हमारे यहाँ फॉरेन वैरायटी का भी इस्तेमाल किया जाता है, हमारे यहाँ फॉरेन वैरायटी का भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी विदेशी की बात करें, विदेशी वैरायटी कौन सी भैया इस्तेमाल की जाती है हमारे यहाँ दूध उत्पादन के लिए, तो विदेशी वैरायटी जो हमारे यहाँ इस्तेमाल की जाती है दूध के लिए, वो हमारे पास दो तीन वैरायटीज है। कौन कौन सी भैया, विदेशी वैरायटीज कौन कौन सी काऊ की इस्तेमाल की जाती है दूध के लिए, ब्राउन स्विस, क्या भैया, ब्राउन स्विस। सवाल पूछे गए हैं, याद रहे, इसलिए मैं बता रहा हूं, ब्राउन स्विस, भूरा स्विस बोलेंगे इसे। फिर क्या है भैया, हेलेस्टियन फ्रीजियन, हेलेस्टियन फ्रीजियन। अभी हम देख भी लेंगे कहां से लाए गए हैं, विदेश में कहां से हम बोल रहे हैं, इनके भी क्वालिटी होंगी कि भैया हेलेस्टियन फ्रीजियन कहां की वैरायटी है। और सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो सुना होगा आपने गांव में भी, जर्सी गाय, जर्सी गाय नाम सुना होगा। तो हम विदेशी, तीन विदेशी वैरायटीज का इस्तेमाल करते हैं, कौन कौन सा भैया, दूध ऑब्टेन करने के लिए। याद रहे, विदेशी वैरायटी काऊ की है, यानी गाय की क्या है, विदेशी वैरायटी है। किसके लिए भैया,
दुग्ध उत्पादन के लिए। ठीक है भैया, कौन कौन सी भैया? तो ब्राउन स्विस, हेलेस्टियन फ्रीजियन और जर्सी। अब हम देख लेंगे कहां कहां का ब्राउन स्विस कहां की वैरायटी, अगर आपको जानना हो तो स्विट्जरलैंड की वैरायटी है। स्विट्जरलैंड की वैरायटी है हमारी ब्राउन स्विस। होलेस्टियन फ्रीजियन जो है हॉलैंड की वैरायटी है। और हमारे पास जो जर्सी है वो यूएसए की वैरायटी है। कहां की वैरायटी है भैया? यूएसए की वैरायटी है। ये तो बात हो गई हमारे यहाँ गाय की वैरायटीज का, कि गाय की कौन कौन सी वैरायटी हम अपने यहाँ रखते हैं। पर्पज हमारा या तो भार ढोना या तो मिल्क ऑब्टेन करना। भार ढोने वाले को हम ड्रॉट कहा करते थे और मिल्क वाले को मिल्च कहा करते थे। अगर इसी तरह बात कर ले हम बुफैलो की, कि कौन कौन सी बुफैलो इस्तेमाल करते हैं। बुफैलो की बात कर लें, भैंस की बात कर लें। बुफैलो यानी भैंस लिख लिया हमने। भैंस की बात कर लें तो हमारे यहां मेसहाना। कौन भैया? मेसहाना। और कौन सी वैरायटी इस्तेमाल की जाती है भैया? मुर्रा। मेसहाना हो गया, मुर्रा हो गया, नागपुरी हो गया। मेसहाना, मुर्रा, नागपुरी, और कौन सा हो गया एक वैरायटी और? जाफरानी, जाफराबादी। हम भैंस के इन वैरायटीज का इस्तेमाल अपने यहां करते हैं। ठीक है, दूध ऑब्टेन करने के लिए। कौन कौन सा भैया? मेसहाना, मुर्रा, नागपुरी, जाफराबादी हमारे यहाँ भैंसों की वैरायटी है। गाय की वैरायटी हम देख चुके हैं कि गायों में हम कुछ इंडियन भी गाय इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और कुछ विदेशी गाय भी इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वैरायटीज हमने ऑलरेडी बता दी है। और दुग्ध उत्पादन से लेके एक टर्म है, उसको जरूर याद रखिएगा, हम श्वेत क्रांति का इस्तेमाल करते हैं। श्वेत क्रांति टर्म कहीं इस्तेमाल किया गया होगा, श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड है। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से यानी मिल्क प्रोडक्शन से रिलेशन है इसका। याद रहे, कई बार सवाल पूछा गया है। ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे प्लांट से है, वैसे ही मिल्क रिवोल्यूशन के लिए हम, या व्हाइट रिवोल्यूशन कहते हैं मिल्क प्रोडक्शन के लिए। किसके लिए भैया? मिल्क प्रोडक्शन के लिए हम व्हाइट रिवोल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं, मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इससे रिलेटेड जो इंसान है जिनको फादर बोला जाता है व्हाइट रिवोल्यूशन का, वो वर्गिस क्यूरियन है। वर्गिस क्यूरियन, बहुत बार नाम पूछा गया है, वर्गिस कुरियन। हमारे यहाँ कॉमर्शियल लेवल पे सबसे पहले दुग्ध उत्पादन का शुरुआत करने वाला जो कंपनी था वो था अमूल। अमूल, आनंद मिल्क, आनंद मिल्क, आनंद मिल्क प्रोडक्ट्स, आनंद मिल्क प्रोडक्ट्स यूनाइटेड लिमिटेड। कॉमर्शियल लेवल पे यहाँ पे बिकना स्टार्ट हुआ अमूल से, याद होगा। तो याद रखिए हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज है गाय की, जो हम मिल्क के लिए भी ऑब्टेन करते हैं, मिल्क भी जिनसे ऑब्टेन करते हैं, और जिनको हम भार ढोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो जो भी गाय और भैंस की जो आपके यहाँ जो वैरायटीज दी हुई हैं एनसीईआरटी में, उसको मैंने यहाँ बता दिया है, आप इसको देख लीजिएगा। कहीं पे श्वेत क्रांति का भी जिक्र होगा। श्वेत क्रांति का संबंध हमारे मिल्क के प्रोडक्शन से होता है। मिल्क प्रोडक्शन याद रहे, कहीं कहीं पे एग प्रोडक्शन से भी है, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मिल्क प्रोडक्शन से। तो यहाँ वर्गिस कुरियन साहब इसके फादर बोले जाते हैं। जैसे आपने ग्रीन रिवोल्यूशन सुना होगा, हरित क्रांति, वहां नॉर्मन बोलेरॉक का जिक्र सुना होगा। ये तो बात हो गई कि कौन कौन सी वैरायटी हम इस्तेमाल करते हैं। अब कुछ बीमारियां हैं जो आपसे पूछी गई हैं, कुछ बीमारियां हैं जो आपसे क्या है पूछी गई हैं, उनका हम नाम ले लेते हैं, क्योंकि कई बार पूछी गई है कि ये बीमारी किस में होती है। यही सवाल देखा होगा आपने नीट एग्जामिनेशन में कि भैया ये बीमारी किस में होती है। इन बीमारियों में सबसे हिट बीमारी है, यानी डिजीज की बात कर लें, जो हमारे पशुओं से रिलेटेड है, खास करके पशुपालन से नहीं, दुग्ध पालन से जो रिलेटेड बीमारियां उसका हम जिक्र कर लें, तो पहली बीमारी हमारे पास है फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज है, जो होता किससे भैया, यही पूछा जाता है सवाल। तो होता है क्या? एप्थस वायरस से।
इसे एप्थस वायरस से। दूसरा हमारे पास ए फुट एंड माउथ डिजीज है, एप्थस वायरस से होता है, कई बार पूछा गया है। दूसरा हमारे पास है रेंडर पेस्ट। क्या भैया? रेंडर पेस्ट डिजीज। रेंडर पेस्ट डिजीज है या कैटल प्लेग भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? कैटल प्लेग भी बोलते हैं। इसको एक और नाम देते हैं स्टिपी मुर्रे, स्टिपी म्यूरियन। एक किसकी वजह से होता है? तो रेंडर पेस्ट जो वायरस है इसके वजह से होता है। रेंडर पेस्ट वायरस की वजह से ये होने वाले कैटल में डिजीज है, कैटल में होने वाले डिजीज लिख लीजिए, यानी कैटल में होने वाले डिजीज हैं जिनसे हम मिल्क ऑब्टेन करते हैं। कैटल में होने वाले डिजीज, होने वाले बीमारी, आपसे पूछा गया है, होने वाली बीमारी है। कैटल्स में होने वाली बीमारी है कौन कौन सा भैया? फूट एंड माउथ डिजीज जो एप्थो वायरस काज करता है, एप्थस वायरस काज करता है। दूसरा हमारे पास रेंडर पेस्ट या उसी का नाम कैटल प्लेग होता है या स्टिपी म्यूरियन होता है, जो किसकी वजह से होता है? रेंडर पेस्ट वायरस की वजह से होता है। एक बीमारी और है जिसका जिक्र किया गया है, कौन सी भैया? एक बीमारी जो है उसे बोलते हैं काऊ पॉक्स। क्या होता है भैया? काऊ पॉक्स। जैसे हमारे यहाँ चिकन पॉक्स होता है वैसे काऊ पॉक्स होता है, और होता किसकी वजह से? वेरियोला वायरस की वजह से, वेरियोला वायरस की वजह से। तो हमारे यहाँ कैटल्स में होने वाले इन 3 बीमारियों के बारे में भी आपसे पूछा गया है। याद रखिएगा, इन बीमारियों का नाम ऐसे मत याद रखिएगा, अगर लगे तो जरूर ध्यान रखिएगा कि हाँ ये भैया बीमारी हमारे यहाँ कैटल्स में होती है, क्योंकि अभी हम जब कुक्कुट प्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे यानी पोल्ट्री फार्म पढ़ रहे होंगे तो वहां पे अलग बीमारियों का जिक्र हुआ होगा। वहां पे क्या होगा भैया? अलग बीमारियों का जिक्र हुआ होगा। तो हम बात कर लें एक बार थोड़ा सा इसके बारे में। तो भैया हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? हमें उच्च गुणवत्ता बनाए रखनी है। उच्च गुणवत्ता किस फील्ड में भैया? तो इस फील्ड में कि अगर हम उससे मेहनत करा रहे हैं, बाहर ढोने के लिए रखे हुए हैं, तब भी हम चाहेंगे उच्च गुणवत्ता का भार वाहक जो है हमारे पास पशु रहे। अगर हम उससे मिल्क ऑब्टेन कर रहे हैं, दूध ऑब्टेन कर रहे हैं, तब भी हम चाहेंगे कि उच्च क्वालिटी का उससे दूध मिले या हाइयर क्वांटिटी में दूध मिले। क्लियर है? तो इसके लिए जो वेराइटीज हम देख रहे हैं तो हम उनके रख रखाव की अच्छी व्यवस्था करेंगे, हमारा धर्म बनता है। उनके हेल्थ केयर, उनका प्रॉपर हाइजीन बना के रखेंगे, साफ सुथरी जगह रखेंगे, उनके लिए प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन रखेंगे, उन्हें कोई डिजीज ना हो जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, उसके लिए हम प्रॉपर चेकअप कराते रहेंगे। यही तो हमारा धर्म बनेगा। और होने वाली बीमारियां जो है अगर उनके बारे में पूछा जाए, प्लस हमने कौन कौन सी सुपीरियर वैरायटी हम इस्तेमाल करते हैं दूध के लिए, गाय का या भैंस का, कौन सी इंडियन है और कौन सी विदेशी है, इसको भी हमने देख लिया। ते रहा हमारा क्या? डेयरी फार्म मैनेजमेंट। अब हमारे पास है क्या? कुक्कुट फार्म, कुक्कुट मैनेजमेंट या कुक्कुट प्रबंधन। देखते हैं पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। क्या भैया? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। या हम बोलते हैं इसे कुक्कुट प्रबंधन। कुक्कुट प्रबंधन, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट या कुक्कुट प्रबंधन बोल रहे हैं। तो इसमें करते क्या? पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट बेसिकली हम कर क्यों रहे हैं? जैसे दुग्ध प्रोडक्शन में हमें पता था कि जो कैटल्स हैं उनसे हम 2 चीजें, या तो भार वाहन करने के लिए, भार वाहक के रूप में, या तो मिल्क ऑब्टेन करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पे हम क्या करते हैं? द रेयरिंग ऑफ, बोलते हैं कैटल्स, द रेयरिंग ऑफ बर्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ बर्ड्स, मैनेजमेंट ऑफ बर्ड्स। चिड़ियाएं हम बोल रहे हैं, मुर्गा नहीं बोल रहे हैं, कोई भी रख सकते हैं हम। टू ऑब्टेन एग, या तो अंडा ऑब्टेन करते हो, और चिकन। पर्पस तो हमारा यही होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि हम पशु इसीलिए पाल रहे हैं, लाइव स्टॉक हम उसी को कह रहे हैं, पशु हम उसी लिए पाल रहे हैं कि हम क्या ऑब्टेन कर सके भैया? इनसे प्रॉफिट ऑब्टेन करें। तो हम बर्ड्स के यानी चिड़ियाओं के रहने का प्रबंधन कर रहे हैं।
हमने क्या किया, अपना एक इंडस्ट्री खोला जिसमें हम चाह रहे हैं कि चिड़ियाओं से ऑब्टेन होने वाले प्रोडक्ट को क्या करें, हम उससे प्रॉफिट ऑब्टेन करें। तो भैया चिड़ियाओं से क्या ऑब्टेन करेंगे, हम चिड़ियाओं से क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कैसे पा सकते हैं? तो चिड़ियाओं से बेसिक रूप से या तो हम अंडे उनके बेचे, या तो क्या करें भैया, उनके चिकन बेचे, हमारा प्रॉफिट तभी तो होगा। तो हम इनका मैनेजमेंट या रख रखाव कैसे करेंगे, क्या होगा? तो हम क्या चाहेंगे, सिंपल सी बात, तो लाइव स्टॉक जो हमारे पास है, यानी पशुधन जो है, लाइव स्टॉक में हम इंप्रूवमेंट करेंगे। लाइव स्टॉक में इंप्रूवमेंट चाहेंगे, कैसे कर सकते हैं भैया? लाइव स्टॉक में इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है? तो हम जो भी हमारे पास वैरायटी है, बेटर वैरायटी का इस्तेमाल करके, किस पर्पस से हम इस्तेमाल कर रहे हैं अभी देख लेंगे, बेटर वैरायटी का इस्तेमाल करें, बेहतर या उच्च गुणवत्ता की चीजें रखें हम, उच्च गुणवत्ता। हम हर जगह ध्यान रखेंगे, हम जिस चीज के लिए भी पशु का इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कार्य के लिए उच्च गुणवत्ता का ही ब्रीड हम इस्तेमाल करेंगे, उच्च गुणवत्ता का ब्रीड इस्तेमाल करेंगे। न्यूट्रिशन यानी पोषक, उच्च पोषण प्रदान करेंगे हम, चाहे कोई भी हो। फिर क्या होगा, उच्च रख रखाव की व्यवस्था, रख रखाव की हम उच्च व्यवस्था करनी चाहेंगे भाई साहब, क्योंकि भैया हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ऑब्टेन करना है इनसे साफ सुथरा, साफ सुथरा इन्वायरमेंट। जहां पे भी इनको ग्रो करा रहे हैं, हमारा प्रयास होगा कि इन्वायरमेंट वहां की क्या हो, साफ सुथरा हो। अब हमारे यहाँ दो तरह की चीजें हैं, हमने बोला कि हम बर्ड्स का क्यों मैनेजमेंट कर रहे हैं, प्रबंधन क्यों कर रहे हैं, पोल्ट्री फार्म किस लिए कर रहे हैं? तो भैया हमारे पास एक टारगेट है, हमारे पास टारगेट है कि हम इनका प्रबंधन इसलिए कर रहे हैं कि हम इनसे चिकन या एग ऑब्टेन कर सके, अंडे या तो ऑब्टेन करें या तो चिकन ऑब्टेन करें। तो सिंपल सी बात है कि हम जिस भी पर्पज से कर रहे होंगे, हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे कि भैया इनकी क्वालिटी बेहतर हो, उच्च गुणवत्ता के हम स्पीसीज रखे हों, उच्च वैरायटी रखे हों, उनके उच्च पोषण हम उनको प्रदान करें, उनके हाइजीन की व्यवस्था करें, प्रॉपर हाइजीन रहे, प्रॉपर सैनिटेशन कंडीशन रहे, और उनके रख रखाव की व्यवस्था अच्छी हो, हेल्थ केयर प्रॉपर हो, यानी डिजीज फ्री हो। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन करते हैं हम, मान लीजिए इनसे बात करें कि भैया इनसे कौन कौन सा प्रोडक्ट ऑब्टेन करोगे जब भी जो भी बर्ड्स का मैनेजमेंट कर रहा है। तो हमारे पास दो तरह की बर्ड्स होंगी, एक तो लेयर्स होती हैं, क्या होती हैं भैया, लेयर्स, लेयर्स बोलते हैं। लेयर्स जो होती हैं, जो एग लेइंग होती हैं, जिससे हम अंडे ऑब्टेन करते हैं, एग लेइंग। लेयर से हम क्या ऑब्टेन करते हैं भैया, अंडे प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, अंडे प्राप्त करते हैं। ठीक है, लेयर से हम क्या करते हैं भैया, अंडे प्राप्त करते हैं। तो जो वैरायटी हम इस्तेमाल करते हैं, जो वैरायटी है हमारे पास, वो क्या है, सिंगल कॉम्ड, सिंगल कॉम्ड व्हाइट लेग हॉर्न, ये वैरायटी है हमारे यहाँ, ये हमारे यहाँ वैरायटी है जिससे हम अंडे प्राप्त करते हैं, मुर्गे की वैरायटी है जिससे हम क्या करते हैं, अंडे प्राप्त करते हैं। हमारे यहाँ दूसरा वैरायटी भी है जिसे हम बोलते हैं ब्रॉयलर, एक तो हो गया लेयर जिससे हम अंडे प्राप्त करते हैं, एक होता है, क्या होता है भैया, ब्रॉयलर होता है, क्या होता है भैया, ब्रॉयलर। ब्रॉयलर्स का क्या होता है भैया, जिनसे हम चिकन ऑब्टेन करते हैं, मीट प्रोड्यूसिंग या चिकन प्रोड्यूसिंग, चिकन प्राप्त करते हैं। चिकन प्राप्त करते हैं किससे भैया, ब्रॉयलर से। देखे होंगे आप जब भी गांव में जाते होंगे तो दिखा रहता है कि यहाँ ब्रॉयलर मिलता है। तो इसके लिए जो ब्रॉयलर का इस्तेमाल करते हैं, जो ब्रॉयलर के लिए हमारे पास स्पीसीज है मुर्गों की, वो क्या है, पॉलीमॉथ रॉक, और न्यू हैम्पशायर।
हमारे पास दो वेराइटी जो है ब्रॉयलर की हैं, पॉलीमाथ रॉक और न्यू हैम्पशायर। ठीक है, हमारे पास ये दो वेराइटीज हैं, देखिएगा किसके, ब्रॉयलर्स के। ध्यान रखें कि हमने जब पोल्ट्री फार्म की बात की थी, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट की बात की थी, तो हमने बताया था कि जो प्रोडक्ट इनसे ऑब्टेन करते हैं, या तो लेयर्स होंगे, एग लेइंग होंगे, जिनसे कि हम अंडे प्राप्त करते होंगे। तो अंडे प्राप्त करने के लिए जिस स्पीसीज का हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारे यहाँ सिंगल कॉम्ड व्हाइट लेगहॉर्न। ठीक है, और जो ब्रॉयलर जिनसे कि हम चिकन प्राप्त करते हैं, उनके दो वेराइटीज हमारे पास हैं, पॉलीमाथ रॉक और न्यू हैम्पशायर। अब हम इनकी रख रखाव कर ही रहे हैं, इनके उच्च प्रबंधन का व्यवस्था किया है, तो हम जानना भी होगा कि भैया इनसे रिलेटेड डिजीज कौन कौन सी होती है, बीमारी कौन कौन सी होती है। याद रहे कि अगर हम इसमें पोल्ट्री फार्म में बात करें, किसकी, डिजीज की, किसकी बात कर लें भैया, डिजीज की, क्योंकि पूछे जाते हैं आपसे। डिजीज की बात कर लें पोल्ट्री फार्म में कि कौन कौन से डिजीज हमारे चिड़ियाओं को हो सकता है, तो सबसे पहला है हमारे पास रानी खेत डिजीज। ध्यान रहे, वहां रिंडर पेस्ट था, यहां रानी खेत डिजीज है। इसे हम न्यू कैटल डिजीज भी बोलते हैं, न्यू कैटल डिजीज भी बोलते हैं। किससे होता है भैया, तो रानी खेत वायरस से होता है। किससे होता है, रानी खेत वायरस से। वायरल डिजीज है जो कि हमारे बर्ड्स को अफेक्ट करता है। दूसरा हमारे पास है पोलोरम। दूसरा डिजीज हमारे पास क्या, पहला डिजीज क्या था भैया, रानी खेत। याद रहे कैटल्स में हमने रिंडर पेस्ट पढ़ा था, यहां पे क्या पढ़ रहे हैं, रानी खेत पढ़ रहे हैं। दूसरा बीमारी क्या है, पोलोरम है। क्या भैया, पोलोरम। पोलोरम किसकी वजह से होता है भैया, तो साल्मोनेला पोलेरम बैक्टीरिया है, साल्मोनेला पोलेरम क्या है, बैक्टीरिया है, इससे होने वाली बीमारी है। वहां रानीखेत वायरस था और ये पोलोरम किसकी वजह से हो रहा है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। बर्ड फ्लू नाम सुना होगा, बर्ड फ्लू सुना होगा, अक्सर सुनते हो कि बर्ड फ्लू हो रहा है। इसे हम एक और नाम देते हैं, एवियन फ्लू भी नाम देते हैं। एवियन फ्लू भी नाम देते हैं। और ये किससे होता है, एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से। एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस से। ये हमारे पास क्या है, बीमारियां हैं जो रिलेटेड हैं किससे, हमारे जो भी बर्ड्स का हम मैनेजमेंट कर रहे हैं उनसे रिलेटेड बीमारियां, उनमें होने वाली ये बीमारियां हैं। ऊपर हमने जब पढ़ा था तो हमने किसके बारे में पढ़ा था, ऊपर हमने पढ़ा था कैटल्स में होने वाले डिजीज के बारे में। अब यहां हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में भैया, यहां हम पढ़ रहे हैं हमारे जो बर्ड्स मैनेजमेंट, बर्ड्स का प्रबंधन कर रहे हैं, रख रखाव की व्यवस्था कर रहे हैं, वहां पे उनको जो होने वाली बीमारियां उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये तो हो गया हमारा पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। अब हमारे पास तीसरा आइटम जो बचा है वो क्या है, एपी कल्चर। क्या बचा है, एपी कल्चर। एपी कल्चर, एपी कल्चर बहुत ध्यान से समझिएगा, केवल समझना है, इसमें किताब में सारी बातें लिखी हुई है। फिर हम बात कर लेंगे सेरी कल्चर। एनिमल से जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं उनकी हम बात कर लेंगे। सेरी कल्चर, एपी कल्चर, सेरी कल्चर। तो एपी कल्चर में क्या होता है, हम हनी बी जो प्रोडक्ट बनाते हैं क्या प्राप्त करते हैं, हनी प्राप्त करने के लिए, या हम बोल सकते हैं यहां पे मैनेजमेंट ऑफ हनी बी, मैनेजमेंट ऑफ हनी बी, यानी हनी बी का जो प्रबंधन है, तो हम उस ब्रांच को कहते हैं क्या, एपी कल्चर कहते हैं। इनसे हम क्या ऑब्टेन करते हैं भैया, हनी बी से दो चीजें ऑब्टेन करते हैं, या तो शहद और दूसरा मोम। दो चीजें ऑब्टेन कर रहे होते हैं अपने हनी से, हम हनी बी से शहद ऑब्टेन करते हैं और मोम ऑब्टेन करते हैं। इनका अपना मेडिसिनल इस्तेमाल होता है, मेडिसिनल यूज होता है। तो मान लीजिए कोई इंसान है, कोई बंदा है जो एपी कल्चर करना चाहता है, तो एपी कल्चर करना चाहता है तो हनी बी के रख रखाव का प्रॉपर मैनेजमेंट करेगा। अच्छा, उसको बनने वाला या उसको मिलने वाला दो प्रोडक्ट है एपी कल्चर से, या तो शहद ऑब्टेन कर रहा होगा या मोम ऑब्टेन कर रहा होगा, दोनों ऑब्टेन कर रहा होगा। लेकिन अगर इस तरह का प्रोडक्शन कोई इंसान कर रहा है, कोई मतलब कोई डिसाइड किया है कि भैया हमें हनी बी ऑब्टेन करना है, ठीक है, तो हमें करना क्या होगा,
सिंपल सी बात है, हम हनी बी के लिए जो भी आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड किए होंगे बहुत आसानी से इजीली इनका हम कल्चर बना सकते हैं, इनका हम एक मीडिया इन्वायरमेंटल प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन याद रहे कि हनी बी जो नेक्टर लाती है वो किससे लाती है? फ्लावर से लाती है। तो हम ध्यान रखेंगे कि जहां पे भी हम एपी कल्चर प्रोग्राम चला रहे हैं वहां पे नजदीक में हमारे पास क्या हो? फ्लोरल गार्डन हो, फूल भी लगा के रखें, वहीं से तो नेक्टर ऑब्टेन करेंगे। ऐसा ना हो कि ज्यादा दूर जाना पड़े उन्हें, 10 किलोमीटर से लेके आ रही है, तो हम पास में, यानी कुल मिला के जो भी प्रोडक्ट ऑब्टेन करने वाले हैं उनको कैसे हम बेहतर तरीके से ऑब्टेन करें उसको करेंगे। जो हमारे यहाँ इंडिया में इनकी वैरायटी इस्तेमाल की जाती है वो है एपीस इंडिका। एपीस इंडिका एपीस इंडिका हमारे यहाँ वैरायटी जो है वो हनी बी का हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, थोड़ा हम नाम को ऐसे लिख लें, एपीस इंडिका। ठीक है, सेरीकल्चर मतलब सिल्क प्रोडक्शन। क्या भैया? सिल्क प्रोडक्शन। सिल्क प्रोडक्शन मतलब भैया रेशम उत्पाद। सिल्क प्रोडक्शन में भी कुछ लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो जिसके भी हम ऑप्टेन कर रहे होंगे उसके प्रॉपर रख रखाव, हाइजीन, तमाम बातें वही हैं, लाइन से बातें वही हैं, कुछ भी याद नहीं करना आप। फिर भैया हमारे पास क्या है? हमारे पास पीसी कल्चर है, यानी मत्स्य उत्पाद, यानी मत्स्य पालन। बहुत ध्यान से समझिएगा, मत्स्य पालन पीसी कल्चर कहते हैं। मत्स्य पालन करें अगर हम, तो मत्स्य पालन करेंगे तो बहुत सारे देश जो कोस्टल एरियाज में हैं, वो बेसिकली मत्स्य पे डिपेंडेंट है, या तो एक्वेटिक प्रोडक्ट पे या मछलियों पे। बहुत सारे, लोबेस्टर हो गया, झींगा नाम सुना होगा, क्रैब नाम सुना होगा, बहुत सारे देश ऐसे हैं जो इन पे डिपेंडेंट है, उनको खाने की तरह इस्तेमाल भी करते हैं और उनसे प्रॉफिट भी ऑब्टेन करते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक व्यवस्था को बनाए रखे हैं। खास करके वो जो कोस्टल एरियाज में, यानी जो तटों पे प्रेजेंट हमारे देश हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ पे जो मत्स्य पालन है वो क्या है? इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का, इंपॉर्टेंट सोर्स है इनकम का मत्स्य पालन। तो सिंपल सी बात है, जिस भी वैरायटी का हम इस्तेमाल करेंगे, जब भी कोई भी चीज एकदम मानवता से जुड़ा हुआ है कि अगर हम किसी चीज से प्रॉफिट ऑब्टेन कर रहे हैं दोस्त, तो प्रॉफिट ऑब्टेन करेंगे जब हम, तो उसकी उचित रख रखाव, उसका प्रॉपर न्यूट्रिशन, जिस भी पर्पज से हम उसको बना रहे हैं, जो भी हमारा पर्पज है, उसमें हम चाहते हैं क्या भैया? तो चाहते हैं हमें कि अगर हम मछली पालन कर रहे हैं तो जो ज्यादा से ज्यादा हम बेचने के लिए पर्पस से इस्तेमाल करें, तो सिंपल सी बात है, आप खुद सोचो कि जो जल्दी ग्रो कर जाता हो उसका हम इस्तेमाल करेंगे, यही तो कर चाहेंगे हम, यही तो चाहेंगे हम। ठीक है भैया, तो यही चाहेंगे तो हम उस वैरायटी का इस्तेमाल करेंगे जो जल्दी, यानी कम समय में ही ज्यादा हमें फ्लैश प्रोवाइड कर दे, यानी कम समय में ही जिसका ज्यादा विकास हो जाए। तो हम ऐसे वेराइटीज का इस्तेमाल करते हैं। इसमें कुछ जो मत्स्य पालन है, कुछ लोग सी में, कुछ लोग क्या करते हैं? मरीन वाटर में करते हैं। कुछ वेराइटीज जो है हमारे मरीन वाटर में ग्रो करती हैं, कुछ वेराइटी क्या होती है? मरीन वाटर में, बुक में दिया हुआ इसका एग्जाम्पल, यानी कुछ समुद्री पानी में पाई जाने वाली मछलियां हैं, और कुछ जो है हमारे इनलैंड वाटर में। इनलैंड वाटर यानी अंतर्देशीय, यानी हम अपने द्वारा मैन मेड चीजों से में अगर हम मछलियों का पालन करें तो इनलैंड वाटर में, लेकिन ध्यान रखेंगे गुणवत्ता का, कौन कहाँ पे ग्रो कर सकता है। ऐसा तो है नहीं इनलैंड वाटर वाली मछली मरीन वाटर में ग्रो कर जाए, या मरीन वाटर वाली इनलैंड वाटर में। तो इन्हीं सब चीजों का बेहतर प्रबंधन करते हैं, उनको कोई डिजीज ना हो उसका ख्याल रखते हैं, उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके इसका भी ख्याल रखते हैं, रख रखाव। तो इतने टाइप का हमारे पास क्या है? पशुधन है, जिससे कि हम प्रॉफिट शेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतने का क्या है? इतने को डिफाइन किया गया है, इतने को क्या है? डिफाइन किया गया है। जो हमारा नेक्स्ट पढ़ने वाला टॉपिक है वह क्या है? एनिमल ब्रीडिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। क्या है भैया? एनिमल ब्रीडिंग। बहुत ध्यान से समझिएगा, एनिमल ब्रीडिंग। इनमें कुछ टर्म्स हैं, आता तो सबको है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से क्या है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी वजह से क्या होता है? इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग का मतलब क्या है पहले ये समझ लेंगे।
हम एनिमल ब्रीडिंग जो भी हम कर रहे हैं उसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि हम इंप्रूवमेंट कर सकें। किसमें भैया? इंप्रूवमेंट कर सकें, यानी गुणवत्ता बढ़ा सकें। किसकी भैया? वैरायटी की। जो भी हमारे पास वैरायटी है, जो भी हमारे पास वैरायटी है उसमें इंप्रूवमेंट करने के लिए हम चाहते हैं कि हम ब्रीडिंग कराएं। मान लीजिए हमारे पास कोई पशु है, तो हम चाहते हैं कि उसकी गुणवत्ता बढ़ाएं, तो हम उसके सुपीरियर क्वालिटी से या सुपीरियर से मेटिंग कराते हैं। तो इसके लिए तमाम टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है। जैसे नाम सुना होगा ब्रीड, पहले तो हम नाम सुन लें। तो ब्रीड किसे कहते हैं ये जान लें, कि हम बोलते हैं कि बढ़िया ब्रीड का है कि नहीं, नस्ल कैसी है, यानी हिंदी में बोलते हैं नस्ल। नस्ल क्या होता है, पहले हम कुछ टर्म्स जानेंगे इसमें। ऐसे ऐसे नस्ल किसे ब्रीड कहते हैं? ऐसे एनिमल्स जो कुछ कॉमन गुणों में समान हो, जो कुछ जनरल फीचर्स में समान हो। बहुत सिंपली बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई गांव में किसान देखा होगा आपने, किसान देखा होगा, तो जब वो बात करते हैं और दो चीजें एक तरह की दिखने वाली हो तो बोलते हैं क्या सेम नस्ल की है क्या? लगभग सारी चीजें इसकी एक ही तरह मिलती जुलती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जनरल फीचर्स में लगभग समान दिखाई देते हैं उन्हें हम बोलते हैं ब्रीड। क्या बोलते हैं? नस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रीड बोलते हैं, नस्ल बोलते हैं। हमारा पर्पज है एनिमल ब्रीडिंग का कि हम बेहतर नस्ल प्राप्त करें। सिंपल सी बात है, हम ब्रीडिंग तभी तो कराएंगे, तभी तो कराएंगे। ठीक, अब हम बात करें कि एनिमल ब्रीडिंग हम कैसे कराएंगे, तो हमारे पास पहला तरीका जो है वो है इन ब्रीडिंग। बहुत बार पूछा गया है इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग इसे बोलते हैं अंतः जातीय इन ब्रीडिंग। नाम आया होगा, आपने देखेंगे एनसीईआरटी में। तो पहले हम मतलब समझ लेंगे कि है क्या। हमने ब्रीड जब टर्म इस्तेमाल किया था, क्या इस्तेमाल किया था? ब्रीड। तो हमने बताया था ऐसे, मान लीजिए कोई दो ऑर्गेनिज्म है या चार ऑर्गेनिज्म हो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लगभग जनरल फीचर में समान हो, तो हम बोलते हैं क्या कि वो सेम ब्रीड के हैं। ठीक है, हम बोलते हैं क्या? सेम ब्रीड के ऑर्गेनिज्म है। अब इन ब्रीडिंग क्या होता है, अपनी भाषा में हमें समझना हो कि भैया इन ब्रीडिंग क्या है, तो हम बोलते हैं अरे सॉरी, समान नस्ल के दो जंतुओं के बीच में मेटिंग, ठीक है, जो एक दूसरे से चार या छह जनरेशन क्लोज हो। समझिएगा, इन ब्रीडिंग कहने का मतलब है कि एक ही नस्ल के दो जानवरों के बीच में हम मेटिंग कराएं, संभोग कराएं, लेकिन वो चार से छह जनरेशन दूर हो बस एक दूसरे से, मतलब क्लोजली रिलेटेड हो। चार से छह जनरेशन पहले अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं इनके पूर्वज थे सेम। तो अगर हम ऐसे दो जंतुओं के बीच में क्या कराते हैं, मेटिंग कराते हैं, तो इस मेथड को हम करते क्या हैं, कहते क्या है? इन ब्रीडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? इन ब्रीडिंग कहते हैं इसे। इसका इस्तेमाल हम क्यों करते होंगे? रिलेटेड नस्ल के बीच में हम इसका मेटिंग क्यों कराते होंगे? तो होमोजाइगस स्टेट ऑब्टेन करने के लिए।
होमोजाइगस स्टेट ऑब्टेन करने के लिए। दूसरा क्या होगा भैया, हम प्योर लाइन ऑब्टेन करना हो किसी ब्रीड का, प्योर लाइन ऑब्टेन करना हो, जैसे मान लीजिए कोई ब्रीड है, उसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टर है, तो उसके रिलेटेड से कराएंगे तो उसका प्योर लाइन ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए कि हम कोई भी ले रहे हैं, जैसे लेंथ ले ले, लंबाई को लेके करा रहे हो, और दो हमारे पास ऐसे ब्रीड हैं, तो मान लीजिए हमारे पास जो प्रेजेंट है, अगर उसका ऐसे है एल एल, और जो उसका क्लोजली रिलेटेड है उसकी सुपीरियर वैरायटी से हम करा रहे होंगे, सुपीरियर वैरायटी से करा रहे होंगे, तो इनके बीच में जो एलील बनेगा ऐसे एल 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 और एल एल। तो हमने देखी यहाँ पे दो सुपीरियर वैरायटी ऑब्टेन कर ली। तो इन ब्रीडिंग का मतलब हमारा यही होता है कि होमोजाइगस स्टेट ऑब्टेन करने के लिए और प्योर लाइन जो हमारा नस्ल है, ब्रीड है, उसको बनाए रखने के लिए हम इन ब्रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, जब हम इन ब्रीडिंग कराते हैं तो हमारे यहाँ इन ब्रीडिंग अवसाद भी दिखता है, यानी अंतर जातीय अवसाद, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। डिप्रेशन को हम अवसाद बोलते हैं, यानी हम बार बार अगर दो सेम नस्ल के बीच के ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या करा रहे हो, क्रॉस करा रहे हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी गुणवत्ता में कमी आने लगती है। तो बार बार इन ब्रीडिंग कराने से गुणवत्ता में आने वाली कमी, गुणवत्ता में आने वाली जो कमी है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। अगर ऐसा मान लीजिए हम बार बार एक ही नस्ल के ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस कराने लगे, तो धीरे धीरे उनके गुणवत्ता में क्या होती है, कमी आने लगती है। और जब धीरे धीरे गुणवत्ता में कमी आने लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं, अंतरजातीय अवसाद कहते हैं। तो इसको दूर कैसे करते हैं, तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए हम आउट ब्रीडिंग कराते हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए हम क्या कराते हैं भैया, आउट ब्रीडिंग कराते हैं। क्या करते हैं, आउट ब्रीडिंग कराते हैं। अब बात आई कि आउट ब्रीडिंग क्या होता है। तो जैसे हम इन ब्रीडिंग बोल रहे थे कि दो सेम नस्ल के बीच के जानवरों के बीच में अगर हम क्रॉस या मेटिंग करा रहे हो जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड हो, तो हम उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं। अब आउट ब्रीडिंग क्या होगा, आउट ब्रीडिंग भी लिख लें यहां पे, समझ लें कि भैया आउट ब्रीडिंग क्या होगा, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। आउट ब्रीडिंग का सीधा सा मतलब होगा कि दो सेम नस्ल के बीच, जंतुओं के बीच में मेटिंग, दो समान नस्ल के जंतुओं के बीच में मेटिंग, जंतुओं के बीच लिख लिया, उसके बाद ब्रैकेट में जरूर लिख लिया कि जो क्लोजली रिलेटेड ना हो, क्लोजली रिलेटेड यानी एक दूसरे का पेरेंट मैच ना करता हो 4 से 6 जनरेशन तक, रिलेटेड ना हो। तो अगर ऐसे दो नस्लों के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं कि जो नस्ल सेम है, नस्ल में क्या है, समान है, लेकिन क्लोज रिलेशन नहीं रख रहे हैं, अगर ऐसे दो जंतुओं के बीच में क्रॉस करा रहे हैं तो हम इस मेथड को बोलते हैं क्या, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। और आउट ब्रीडिंग के द्वारा इन ब्रीडिंग से होने वाले डिप्रेशन को हम खत्म कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है, आउट ब्रीडिंग हो गया। अब जो आउट ब्रीडिंग हो गया, इसके आउट क्रॉस या इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, तीन चीजें का इस्तेमाल करते हैं। आउट क्रॉस क्या होता है, आउट क्रॉस,
जब हम आउट आउट की बात करेंगे, सॉरी, जब हम आउट की बात करेंगे, क्या करेंगे, आउट क्रॉस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आउट क्रॉस। हमारे पास तीन टर्म आएगा, आउट क्रॉस आएगा, हाइब्रिड आएगा और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड आएगा। तीन टर्म्स आएंगे, इसको समझना होगा। तीन बातों को समझ लेते हैं, तीनों को लिख लेंगे। जब हम बोल रहे हैं आउट क्रॉस, तो आउट क्रॉस मतलब होता क्या है, मेटिंग बिटवीन दो समान नस्ल जो कि क्लोजली रिलेटेड ना हो। इनके बीच मेटिंग को आउट क्रॉस कहते हैं। ब्रीड सेम हो लेकिन अनरिलेटेड हो, ब्रीड सेम हो लेकिन अनरिलेटेड हो तो उसे क्या कहते हैं, आउट क्रॉस कहते हैं। ध्यान रहे, ब्रीड सेम हो लेकिन अनरिलेटेड हो, कुछ जनरेशन से इनका कोई वास्ता ना हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, आउट क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, आउट क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, क्रॉस ब्रीड है, सॉरी क्या है, क्रॉस ब्रीड। क्या है, क्रॉस ब्रीड, क्रॉस ब्रीड। अब क्रॉस ब्रीड क्या होगा, क्रॉस ब्रीड क्या होगा, दो असमान नस्लों के बीच में अगर हम क्रॉस कराएं, दो असमान नस्लों के बीच में, जो समान न हो नस्ल, दो असमान नस्लों के बीच में क्रॉस कराएं, दो असमान नस्लों के बीच में जब मेटिंग कराते हैं, जब मेटिंग कराते हैं तो इसे कहते हैं क्या, क्रॉस ब्रीड। जब मेटिंग कराते हैं तो क्या बोलते हैं भैया, इसे क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। दो असमान नस्लों के बीच में जब हम मेटिंग कराएं तो क्या कहते हैं, क्रॉस ब्रीड कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे यहां हिसारडेल। क्या है, हिसारडेल। कई बार पूछा गया है आपसे, हिसारडेल इसका क्या है, एग्जाम्पल है हमारे यहां हिसारडेल। हिसारडेल पूछा गया है कि ये किससे ऑब्टेन किया गया है, तो याद रहे बीकानेरी ईव, बीकानेरी और किसके बीच में क्रॉस से, मनीरा, मनीरा राम के बीच में क्रॉस के बाद हमारे यहां हिसारडेल ऑब्टेन किया गया है, जो क्रॉस ब्रीड का क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर हम बात करें इंटर स्पेसिफिक, अंतर जातीय, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में अगर हम क्रॉस करा रहे हो, यहां ब्रीड अलग था, यहां स्पीसीज ही अलग है, मेटिंग को इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड कहते हैं। इंटर मतलब होता ही अलग, स्पेसिफिक मतलब स्पीसीज, और हाइब्रिड संकरण, संकरण बनेगा। इसके कुछ बनाए गए प्रोडक्ट हैं, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड। कुछ प्रोडक्ट का नाम आपने सुना होगा, जैसे म्यूल सुना होगा, जैसे क्या सुना होगा, सॉरी जैसे क्या सुना होगा, म्यूल सुना होगा, मूल सुना होगा। जब मूल सुना होगा तो देखा होगा कि मूल किसके बीच में प्रोडक्ट, किसके बीच में मेटिंग का प्रोडक्ट है, तो मेल डंकी और फीमेल हार्स, मेल डंकी और फीमेल हार्स, इनके बीच में क्रॉस करा जाता है तो क्या मिलता है, मूल मिलता है, खच्चर, जिसे क्या बोलते हैं हिंदी में, खच्चर बोलते हैं।
तो इसमें मेल गधा होता है और फीमेल घोड़ा होता है, इसको क्रॉस कराते हैं तो हम उसको खच्चर ऑब्टेन होता है। उसी तरह हिन्नी ऑब्टेन की गई। क्या? हिन्नी। कई बार ये सवाल पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं। हिन्नी ऑब्टेन की गई, तो हिन्नी किससे ऑब्टेन की गई? फीमेल डंकी मेल हॉर्स। फीमेल डंकी और मेल हॉर्स। याद रहे, जब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, जब इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो जो भी ये म्यूल हो या हिन्नी हो, ये सब क्या है? इनफर्टाइल है। इनफर्टाइल मतलब, फर्टाइल जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं द इंडिविजुअल विच कैन इंटरब्रीड अमॉन्ग देमसेल्फ टू प्रोड्यूस अ फर्टाइल इंडिविजुअल, ऐसे को हम स्पीसीज कहा करते हैं। इनफर्टाइल मतलब ये इंडिविजुअल प्रोड्यूस नहीं कर सकते। प्रोड्यूस नहीं कर सकते, इनफर्टाइल है। ऐसा नहीं कि खच्चर खच्चर मिलके खच्चर बना देंगे, ये इनफर्टाइल है, तो इनका फर्टिलिटी इनके अंदर नहीं होता है। तो जब भी खच्चर यानी म्यूल बनेगा, उसके लिए जरूरी है कि मेल डंकी और फीमेल हार्स के बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे तभी हमें म्यूल ऑब्टेन होगा या खच्चर ऑब्टेन होगा। ठीक है, दो खच्चर आपस में इंटरब्रीड करके खच्चर नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? इनफर्टाइल होते हैं। अब हमारे यहाँ कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे नाम सुना होगा आपने AI, कृत्रिम गर्भाधान। कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका अपना पर्पज है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का। तो इसमें अपना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का क्या है? अपना पर्पज है। क्या पर्पज है भैया? क्योंकि हमने बताया था कि हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा रहे। अच्छा, इनके पास जो कैटल्स होंगे उनके भी ब्रीडिंग का सीजन होगा। ठीक है, ब्रीडिंग होगी तो उनके अंदर जो साइकिल होगा, जो उनके अंदर अंडोत्सर्ग होगा, ओवुलेशन होगा। तो ओवुलेशन के समय अगर उनको सीमेन नहीं मिला तो फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं। फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन इंश्योर करने के लिए हम कृत्रिम गर्भाधान करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? कृत्रिम गर्भाधान जो सेंटर होते हैं वहां पे हम सीमेन को स्टोर रखते हैं। सीमेन को क्या करते हैं? स्टोर रखते हैं। कहां पे भैया? सीमेन को स्टोर रखते हैं लगभग 100 -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन। अब हम करते क्या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, समझ लीजिएगा। जैसे कृत्रिम गर्भाधान सेंटर होते हैं, तो जब भी जो फीमेल होगी, जो कैटल होगा, अगर हमको उनको इंसेमिनेट कराना होगा उनके ओवुलेटरी फेज में, तो पहले क्या था कि जब उनको मेल मिलेगा और उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही उनके बीच मेटिंग होगा तब तो ठीक, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अदरवाइज मेल नहीं मिला तो ओवुलेटरी पीरियड क्या हो गया? उनका खत्म हो गया, खराब हो गया। इससे तो हमारे प्रोडक्शन में क्या होगा? हरास होगा। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन सेंटर्स होते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स में हम ले जाते हैं उस पर्टिकुलर ओवुलेटरी फेज में, जब उनका ओवुलेटरी फेज चल रहा होता है तो, और उस दौरान हम आर्टिफिशियल जो प्रिजर्व किया हुआ हमारा सीमेन है उसका इस्तेमाल करते हैं उनके फर्टिलाइजेशन के इवेंट को कंप्लीट कराने के लिए, ताकि जो उनका ओवुलेटरी पीरियड है वो खराब ना जाए, बेकार ना जाए। अगर बेकार हो गया तो हमें कुछ दिनों तक इंतजार करना पड़ेगा, तो इसके लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स पे हम जाते हैं। एक सबसे बेहतरीन आइटम दिया हुआ आपके यहाँ MOET। क्या दिया हुआ? एक टेक्निक दिया हुआ है, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। बहुत ध्यान से समझिएगा इसे। टर्म दिया गया है MOET, नाम दिया गया है मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर। एक टेक्निक है, जैसे मान लीजिए कि हम बोल रहे हैं
कि हमारे यहाँ क्या है कि अगर एक गाय को या एक कैटल की लाइफ साइकिल को देखें तो हम लगभग 8 से 10 बच्चे वो प्रोड्यूस करती हैं अपने पूरे लाइफ साइकिल में, मैक्सिमम कर सकती हैं तो इतना कर सकती हैं। हमें क्या है, कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन ऑब्टेन करना हो, कम समय में ही ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन ऑब्टेन करना हो, तो मान लीजिए हमने क्या किया, उसके लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसमें हम एक साथ में मल्टीपल एम्ब्रियो का इस्तेमाल करा सकते हैं, मल्टीपल एम्ब्रियो बना सकते हैं। मल्टीपल एम्ब्रियो कैसे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक गाय की वैरायटी ली, फॉर एग्जांपल एक गाय की वैरायटी ली क्या, ए, इसको हमने सेलेक्ट किया कि इसका मल्टीपल ओवुलेशन कराएंगे, और दूसरी वैरायटी ली बी, दूसरी वैरायटी क्या ली भैया, बी ली, और हमने कहा कि इसको हम सरोगेट मदर की तरह इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सरोगेट मदर की तरह, गोद ली हुई माता जिसे कहते हैं, सरोगेट मदर की तरह इस्तेमाल करेंगे। अब हमने क्या कि जो वैरायटी सेलेक्ट की इन दोनों का, एक लिया यहाँ पे 10-12 गाय ले ली हमने, लेकिन एक को हम सुपर ओवुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसको हम किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, सुपर ओवुलेशन के लिए। यहां पे हम बहुत सारे अंडे बनाने वाले हैं, केवल किसके लिए, बाकियों में ट्रांसफर करने के लिए। तो सुपर ओवुलेशन की तरह इसका सुपर ओवुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसको हम अपने देख रेख में तमाम जो हार्मोन्स होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया, इनका गाइडेड क्या है हम सप्लाई करेंगे इसके अंदर, और सुपर ओवुलेशन को प्रमोट कराएंगे। जो भी ओवुलेटरी हार्मोन है उनका गाइडेड कराएं, गाइडेड इनका ट्रीटमेंट होगा, गाइडेड हम रखेंगे और सुपर ओवुलेशन कराएंगे। और सुपर ओवुलेशन में इनके मान लीजिए 6 से 8 अंडे बने, क्या बने, 6 से 8 अंडे इनके यहाँ रिलीज हुए। 6 से 8 अंडे जो रिलीज हुए, इन 6 से 8 अंडे को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के तहत, AI के तहत हमने क्या कराया, इन्हीं के अंदर फर्टिलाइज कराया, इन्हीं के अंदर फर्टिलाइज कराया। और जब फर्टिलाइजेशन हो गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, यानी जब संकर फर्टिलाइजेशन हो गया, निषेचन हो गया, तो निषेचन के पश्चात जब भ्रूणीय परिवर्धन होने लगेगा तो 8 से 10 सेल स्टेज में जब पहुंचेगा, 8 से 16 सेल स्टेज में जितने भी अंडे हमारे फर्टिलाइज हुए हैं वो सारे अंडे निकालेंगे, और रिस्पेक्टिव सरोगेट्स मदर में 1 2 3 4 जितना है, जितना भी हमारा अंडा फर्टिलाइज हुआ है वो सेम टाइम में हम अलग अलग सरोगेट मदर में ट्रांसप्लांट कर देंगे। इससे क्या है कि हम बहुत कम समय में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हम एक कैटल को वेट करते हैं। हम बोल रहे हैं कि एक कैटल से हम ऑब्टेन करने के लिए लगभग अगर 20-25 साल की उनकी लाइफ साइकिल हो तो लगभग 8 से 10 बार वो माँ बन पाती हैं। और इस प्रोसेस से क्या है, हम एक बार में बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन कर लेते हैं। तो ये तरीका हमारे यहाँ दिया हुआ मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर का। हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी इस्तेमाल करते हैं, MOET का भी इस्तेमाल करते हैं। और तो और ध्यान रखिएगा, इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा था, इसके जस्ट पीछे वाले पार्ट में हमने बायोटेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया था। देखा था कि कैसे हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बढ़ा सकते हैं। उच्च संकरण जो स्टेजेज हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। कुल मिला के इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पज हमारा ये था कि चैप्टर का नाम था क्या, खाद्य उत्पादन में वृद्धि। तो हमने एनिमल से रिलेटेड जो खाद्य उत्पादन है, खाद्य उत्पाद्य है, उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, एनिमल से क्या क्या हम प्राप्त करते हैं, और उनके जिनसे भी प्राप्त करते हैं उनके रख रखाव के लिए प्रॉपर क्या समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, कौन कौन सी उनको बीमारी हो सकती है, बीमारी से कैसे बचाया जा सकता है, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा उनके बीच में फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास टेक्निक है, तो उन टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया। तो इट्स ऑल अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री, यानी जो जूलॉजी वाले पार्ट में है, जंतु विज्ञान वाले पार्ट में, खाद्य पदार्थ में जो हम उत्पादन में वृद्धि करने वाले थे, इन सारी बातों को हम लोग क्या किए, इस बात में डिस्कस कर लिए। जितने भी एग्जाम्पल्स थे लगभग हमने उनको पढ़ लिया, उनको क्या किया, पढ़ लिया। तो आप इसको प्यार से पढ़िएगा, और बचा हुआ पार्ट बॉटनी वाले सर पढ़ाएंगे इसमें। तो एनिमल वाले पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए, ऐसे ही गुनगुनाते रहिए। धन्यवाद।